नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों से रूबरू कराते हैं। आज अगर बात करें नई ग्राम पंचायत उपलावास की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमान हीराराम जी ग्रासिया। तो आज जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार राजनीति माना हुआ और जिस प्रकार ग्राम पंचायत की जनता ने इनको एक पंचायती राज में सरपंच पद से जिस प्रकार सम्मानित किया, तो क्या रही ग्राम पंचायत को सौगातें और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो हीराराम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे तक आकर के लोगों को इसके संबंध में बताने के लिए। मैं उपलावाद से हीराराम ग्रासिया वर्तमान सरपंच हूँ। हीराराम जी, सबसे पहले तो अपना राजनीतिक परिचय बताएं कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। साहब मैंने पढ़ाई सिरोही से की है 12th तक। तो राजनीति में आने के लिए साहब ऐसा कोई मेरा मूड नहीं था कि राजनीति अपन को करनी है। लेकिन जैसे ही हमारे मोहनलाल जी ग्रासिया जी एमएलए बने थे फर्स्ट में, तो एमएलए साहब के साथ में घूमते हुए जैसे वो घूमे थे हम भी घूमते थे साथ में। तो जैसे जैसे लोगों के उनके साथ में जा कर के लोगों की जो समस्या थी वो हमने देखी सुनी। हमें भी मन में यूँ लगा कि यार हमारे गांव में भी तो इस तरह की कमियां तो है, फिर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, तो फिर हम क्यों नहीं मेहनत करें कि हमारे गांव में के लिए हम भी कुछ करें। उन्हीं से ये मुझे थोड़ा ये सीखने को मिला और मेरे मन में भी लगा कि भाई कुछ ना कुछ करें अपन लोगों के लिए। तो मैं फर्स्ट में मालासोरा में अपने वार्ड पंच बना था। उस समय वार्ड पंच रहते हुए भी मैंने हमारे पहले में जहाँ रोड की तकलीफें थी, फर्स्ट में हमने रोड सेंक्शन कराई, पुल बने। उसके बाद में जैसे ही मांगीलाल जी बने, मांगीलाल जी से बात हुई कि साहब हम यहाँ हाईवे ये निकल रहा है, यहाँ से पैदल चलते थे। तो मैं मांगीलाल जी एमएलए रहते हुए आए थे, तो उन्होंने हमें आगे आंगली पकड़ के आगे कर दिया कि भाई आप आगे हो जाओ, कहाँ कहाँ रोड कैसे कैसे निकालना है। तो उसी रास्ते से हम गए, उसी रास्ते से रोड बने। रोड बनने के बाद में आज हमारे गांव में आप देखो तो हर घर में मतलब रोड होने से जागरूकता ये लोगों में मतलब हर तरह की सुविधा मिल गई है। तो मुझे राजनीति में ज़्यादातर कुछ आने के लिए जो प्रेरणा मिली है वो मांगीलाल जी से ही मिली है साहब। और आगे भी हमें कुछ जब भी हमें ऐसा कुछ नज़र आता है तो उन्हीं से हमें कुछ सीखने को मिलता है। अभी भी जो हम साथ हैं के बाद में भी पहले आज वो नी भी है, तो भी हमें यूँ लगता है कि हर टाइम हमारा वो सुख दुख में सहयोग में रहते हैं। बिल्कुल, यानी कि उनके मार्गदर्शन के हिसाब से। मार्गदर्शन हिसाब से साहब। तो बात करेंगे नई ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार एक नई सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराना, क्योंकि जिस प्रकार जो पंचायती राज की अगर बात करें तो विकास है वो कहीं ना कहीं सरपंच की एक मूलभूत आधारभूत जो जुड़ा हुआ है पंचायती राज, तो कहीं ना कहीं सरपंच की जिम्मेदारी रहती है। तो आपकी अगर बात करें पंचायत में नई ग्राम पंचायत होते हुए ऐसी क्या क्या समस्याएं रही जिनका समाधान हो। मैं साहब सबसे पहले तो मेरी नज़र में जो बहुत बड़ी समस्या है वो है स्कूलों की। मैं जिस स्कूल में जाता हूँ उस स्कूल में सबसे बड़ी समस्या आती है कि साहब एक तो पानी पड़ता है, बारिश के समय में ऐसी स्कूलें हैं जहाँ बच्चा बैठे कैसे। और खुद जो अध्यापक है उनसे मैंने राय ली तो वो कहते हैं यार हमें अलमारियाँ भी ला रहे तो लाए रखे क्या, वो अलमारियाँ साल भर में पानी पड़ता है सड़ जाती है। जैसे हमारे स्कूल में आप सबसे पहली बात दो तो मैं सालगिरह स्कूल है 8th तक है, तो बहुत ही मतलब कंडीशन ख़राब में है। ख़राब कंडीशन ये है कि पुराने सट्टे में छत नहीं होकर के पत्तड़े पड़े हुए थे, सद्य टीन शेड थी, वो टीन शेड चढ़ गई और हवा के साथ में उड़ गया है। और पंचायत के पास में इतना बजट नहीं है कि अपन उसका मैं रिपेयरिंग करा पाऊँ। और दूसरी बात रही वहाँ हमने 6-7 हैंडपम्प पूर्व मालासोरा में तोताराम जी सरपंच से ऊपर में खुदवाए थे लेकिन पानी नहीं आया। तो वहाँ सबसे पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है स्कूल में। तो खुद मैं टैंकर लगा करके हर महीने में एक आधा टैंकर में भर देता हूँ तो बच्चे पानी पीते हैं। दूसरी बात अभी बजट की कमी होने के कारण भी मैंने एक वहाँ टैंक बनवाया है जिस पे कि मैं मतलब समय रहते हुए टैंकर से ट्रैक्टर से 2-4 टैंकर पानी डाल दे। पर्सनली स्कूल में मैंने बनाया है जो अभी चल रहा है, अभी वो हो जाएगा। और दूसरी इसी तरह की जो उपलावास के स्कूल है उसकी भी यही कंडीशन है, जो अपने छत के अंदर जो इंगलें लगी हुई है, पुराने टाइम में इंगल लगी है, वो इंगल पानी पड़ने से सड़ गई है और कभी भी वो इंगलें गिर सकती है। मुझे उसका भी डर रहता है कि जब यार ये बारिश का समय आ रहा है और समय रहते वो नहीं हुआ तो वो कमरा मुझे खुद को लॉक करना पड़ेगा क्योंकि वो एंगल बेंड हो गई है।
जंग लगने से बैंड हो गई है। उसके बाद में जैसे जाते हैं खोखरा की नाल में 2005 में यहाँ से जो अकाल का जो कार्यशाला था उसमें एक कमरा सेंक्शन हुआ था, तो वो कमरा आज दिन तक उस पर पट्टियाँ नहीं हैं और नहीं दरवाजे लगे हुए हैं और वहीं अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ स्कूल बंद होने के बाद में कोई यहाँ तो दारू पीने वाला यहाँ कोई रास्ते चलता बाउंड्री नहीं होने से वो अंदर जाकर लेटरिन करके चला जाता है। जैसे सुबह मास्टर आते हैं स्कूल में तो वो आदत तो उनका वो देखने से मूड खराब हो जाता है। तो मैंने ग्राम पंचायत से मेरे इस तरह से जितना भी हो सके जितनी मैंने बाउंड्री बनवाई है, समतलीकरण करवाया है। और अभी रही बात है स्कूल की छतों की, तो कोई ऐसा बजट ही नहीं है जो जिससे मैं उनको रिपेयरिंग करवा पाऊँ या उस कमरे पे पट्टियाँ डलवा दूँ या वो लगवा दूँ। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा बजट ही नहीं है ग्राम पंचायत को, मतलब सत्ता चेंज होने के बाद में तो बजट ही नहीं आया है हमारे पास में। तो ये चिंता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे गांव वाले पहले ही बिठा करके कहते हैं सरपंच साहब आप बच्चों को पढ़ने के लिए तो कह रहे हो लेकिन बच्चे बैठेंगे कहाँ। सबसे बड़ी समस्या ये आती है। जिस प्रकार आपने शासन प्रशासन को अवगत कराया, वहाँ से कैसे निराशा मिली या आश्वासन मिला? मुझे साहब मैंने सब जगह कोशिशें की है, मिलने वालों से मैं मिल भी गया हूँ, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कोई बजट देने के लिए इच्छुक ही नहीं रहता है। हमें जो हमारी विश्वास था मांगीलाल जी है नहीं सत्ता में। हमने प्रताप जी से भी बात की, प्रताप जी को मैंने लिखित में दी है, लिखित में भी बात की कि साहब एमएलए साहब आप कुछ भी करो, मैं दूसरी बातें छोड़ो, ये मिट्टी और डालना ये तो पंचायत का काम है, ये पंचायत करती रहेगी, होता रहेगा, लेकिन सबसे पहली बात है आप स्कूलों पे थोड़ा सा बजट दे दो ताकि स्कूलों का भविष्य और बच्चे जिस स्कूल में सादरा में जाता है 300 के बच्चों का प्रेजेंटली है, उपलावास में 300 प्रेजेंटली बच्चे हैं आज की डेट में देखा जाए। और खोखरेनाल स्कूल में देखा जाए तो पहले जहाँ 15-20 बच्चे थे, आज की डेट में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए लगभग 90 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चियाँ हैं। तो मेरा तो निवेदन यही है, अगर कोई अपना लोगों के प्रति और विकास के प्रति कोई भावना रखता हो तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप स्कूल को लिए आंख बंद करके बजट दो ताकि आने वाले पीढ़ी हमारे इस कोई अच्छी शिक्षा ले, ताकि हमें किसी अध्यापक को भी जाने करना पड़े तो हम उसको थोड़ा पढ़ाई के प्रति अच्छा कहे। लेकिन स्कूलों की कंडीशन ये है तो वहाँ जाते ही पहले बात तो ये आती है, हम उनको कहे तो क्या कहे, आप तो हमें सुविधा दो, आप जितना भी पढ़ाना है उसके लिए हम बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा भी पढ़ा दे। लेकिन मेन समस्या ये आती है कि ये सबसे बड़ा रोड है, स्कूलों की कंडीशन सबसे बड़ा रोड है हमारे हर बात में। कहीं भी जाओ तो हमें बात करने से पहले बोलने से पहले सोचता है कि सामने से कोई सा जवाब नहीं आए हम क्या करेंगे। ये तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन है, और कोई सुनने वाले भी हो और कोई ऐसा बजट देने वाला भी हो तो मैं सवेसा उनके वहाँ स्कूल को लिए तो मैं लाख लाख उनका शुक्र गुजार रहूँगा। पार्टी अपनी जगह लेकिन विचारधारा अपनी जगह, लेकिन आप जिस प्रकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी जाना पड़े या किन्हीं को प्रस्ताव देना पड़े तो भी आप हमेशा लिए तैयार रहते हो। तो बात करेंगे जिस प्रकार नई ग्राम पंचायत थी, कहीं ना कहीं मूलभूत और आधारभूत जो सुविधाएं हैं जैसे पेयजल है, स्वास्थ्य है या सड़कें हैं, इनका विस्तार कैसे? इनका साहब पेयजल में तो देखा जाए तो सबसे पहले मैं कहूँ साहब मलासुरा में जैसे हम शामिल थे ना, उस समय हमारी इनकी ये जो था वो तो हमारा काम हो गया था। जैसे तोताराम जी थे उस समय अपने पंचायत को हैंड ओवर कर दिया था सरकार ने, राज्य सरकार थी, राज्य सरकार ने पंचायत को बजट दिया कि जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ हैंडपम्प खोद दिया जाए। तो उस समय लगभग मलासुरा में हम वार्ड पंच रहते हुए और सरपंच तोताराम जी रहते हुए साहब हर गांव में मेरे को लग रहा है 60-70 जहाँ गाड़ी गई उसने कहा कि साहब यहाँ खोदना है, ले भाई यहाँ खोदना है, खोद दे। मतलब तभी से हमारे हेड पे इतने खुदे हैं कि उपलावास और सालदिरा में तो हाँ भाग्य से पानी नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन पानी के लिए हमारी ऐसी कोई कमी नहीं रही है, पानी हमेशा रहा है। और पूर्व में भी खूब सपोर्ट मिला मलासुरा पंचायत में रहते हुए भी। और दूसरी बात रही रोडों की, रोड जो जितने भी बने हैं ये मांगीलाल जी की देन है और उन्हों के रहते हुए रोड बने हैं। उनके बाद में आज दिन तक नहीं तो उन पर कभी डामरीकरण हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, टूटे तो छोटे मोटे रिपेयरिंग हुए हैं। जो अगली साल अगर जो ऐसे रोड जिन्हें मेहनत की थी एक आधा रोड हमारा डामरीकरण हुआ था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे मांगीलाल जी रहते हुए रोड बना था अपने रेणे जी वाला, तो रेणे जी वाला जो जैसे रोड बना बीच में उन्होंने छोड़ दिया, वो आज दिन तक वहीं पड़ा हुआ है। नहीं तो हमारा डायरेक्टली जुड़ जाता रेणे जी होते हुए घटनाडी लोग निकल जाए, उधर से आने वाले सीधे सीधे मलासुरा आ जाए, वो घटनाडी होकर उधर आना नहीं पड़े उनको। जैसे रेणे जी वाले हैं उनको घटनाडी होते हुए फिर हाईवे होकर के फिर मलासुरा और देवला आना पड़ता है, बीमार व्यक्ति को वहाँ से राउंड काट के आना पड़ता है। अगर ये हो जाता ना तो हमारा डायरेक्टली लिंक हो जाता, रेणे जी उगलियात होते हुए डायरेक्ट लिंक हो जाता। उसके बाद ये काम ही नहीं बने हैं साहब, ये रोड ही नहीं बने हैं। तो बात करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो धरातल तक कैसे पहुँचे? सब इन योजनाओं को
हकीकत जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना उनको चलाने के लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत ही जिम्मेदारी रहती है। जो योजना है वो सही लोगों को गाइड्स करके लोगों तक पहुंचानी सरपंच और जो आम पढ़ा लिखा नौजवान है, जागरूक जो आदमी है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग तो अपना अपना काम निकालने में रहते हैं। इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मात्र सरपंच और वार्ड पंच ही रहते हैं, बाकी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनकी करे कुछ। तो इनके ऊपर ज़्यादा दे करके साहब मैं तो यही आपके मार्फत से कहना चाहूँगा कि योजनाएं जो भी है, और सबसे दिक्कत तो सबसे बड़ी ये आती है कि साहब अभी तक मतलब देश को आज़ाद हुए तो 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे लोगों में आज दिन तक ऐसे ऐसे परिवार है ग्राम पंचायत उपलावास में, मैं आपको बताऊं कि मेरे खुद गिनती में है 10 परिवार ऐसे हैं जिनके 7 बच्चे हैं, माता पिता है, उनके आज दिन तक आधार कार्ड नहीं है। और सरकार 18 साल से ऊपर वालों का आधार कार्ड तो बना रही है, बंद है, तो हम उनको कहाँ ले जाए। तो वो पर डे हमें जो मिलते कि साहब मैं रोजगार गारंटी में नाम आ जाए, मस्टल में हमारा नाम आ जाए। अब उनके आधार कार्ड ही नहीं है तो हम नहीं तो अकाउंट खुलवा पा रहे हैं, नहीं उनको रोजगार गारंटी में ले पा रहे हैं, तो नहीं खाद्य सुरक्षा का लाभ दे पा रहे हैं। और कंडीशन ही ऐसी है कि साहब वो लोग बिल्कुल ही हकीकत मतलब उस लाभ के लायक है, जिनको जो मिलना चाहिए 100% उनको मिलना चाहिए, वो उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपके चैनल के मार्फत से ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी करके अगर किसी तक ये सूचना पहुँच भी जाए तो साहब तो आधार कार्ड का एक पॉइंट हमारे भले देवड़ा लगे, भले माड़ासुरा में लग जाए, और ये होना चाहिए कि साहब जो 18 से ऊपर वाले हैं, कुछ 20-30 साल के उम्र वाले हैं, उनके आधार कार्ड बने, ताकि उन बच्चों को भी आधार कार्ड बन जाए। मेरे ही यहाँ उपलावास में रहने वाले हैं, उनके 7 बच्चे हैं, अब उनके आधार कार्ड नहीं है तो स्कूल में बच्चे एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, और मैं उनके लिए भटक चुका। मैं भी खूब उनके आधार कार्ड के लिए जन्म पत्रियाँ बना चुका हूँ, लेकिन आधार कार्ड ही नहीं बन रहे तो मैं उनको कहाँ ले जाऊँ। तो सर साहब ये तो समस्याएं रही, लेकिन कहीं अगर बात करें सामाजिकता की, आप भी एक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते आपसे एक ये सवाल रहेगा कि जिस प्रकार समाज के अंदर कई कुरीतियाँ रहती है, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, तो इसमें जिस प्रकार लोगों को क्या संदेश रहेगा आपका? साहब इसके लिए तो हमारे समाज की जो हर रविवार को मीटिंग हो रही है और हम सभी उसमें जुड़े हुए हैं। हमारे उस समाज की उस लेवल पे तोताराम जी गरासिया जी अध्यक्ष बनाए हैं, और सुनील लाल जी है, अर्जुन जी है, और देवड़ा वाले जगाराम जी है। हम इस तरह से मिल करके उसमें कुल मिला करके जो एजुकेटेड जितने भी लोग हैं हम जुड़े हुए हैं। जो उन्होंने जो कदम उठाए उसमें हमारे 19 पॉइंट ले रखे हैं, और सबसे बड़ी जो कुरीति है हम सोच रहे हैं कि ये अपने बाल विवाह, ये हमारा हमने भी देखा है और हमने खुद उससे निकले हुए लोग हैं। तो ये बाल विवाह जब तक साहब हमारा इससे हम नहीं रोक पाएंगे तब तक हमारा विकास मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमने भी देखा कहीं ना कहीं बाल विवाह के कारण जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जिस प्रकार पहले आपकी जिस प्रकार एक हेल्थ है या जिस प्रकार जो बच्चों के स्वास्थ्य पे भी बहुत प्रभाव पड़ा। नहीं साहब ये बिल्कुल हम आंखों देखी बात है, और हमारे घर से निकल रहे हैं, हमें पता है। और हम अगर इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे तो साहब लग रहा है हमें आने वाली पीढ़ी में हमें कोचेगी कि हम कहाँ फंस गए। तो हमारी इच्छा भी यही है साहब कि बाल विवाह को तो हम किसी भी 100% जो जैसे स्कूल में बच्चियाँ एडमिशन ले रही है उसमें एक शपथ दे रखा है, उस शपथ पत्र को हम लोगों के बीच में लाना चाह रहे हैं, उस पर अमल होना चाहिए। और जैसे ऐसा भी कोई अगर परिवार नज़र आ रहा है कि वो अपनी बच्ची नाबालिग बच्ची को शादी करवाना चाहता है या बच्चे को शादी करवाना चाहता है, तो सबसे पहले चाहे हमें उसके प्रति चाहे वो राजनीति के खातिर हमें वोट भी नहीं दे तो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई पड़ी नहीं, बाकी हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे। हमने तो हमारे गाँव में प्रण ले रखा है कि बाल विवाह हुआ इस तरह से नहीं होने देंगे, बिल्कुल ही नहीं साहब, क्योंकि इससे हम भुगत रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को पहले समझ लेते तो हम और कहीं आगे होते। कहीं कहीं ये भी देखा गया सरपंच साहब, जैसे कई परिवारों के अंदर जो स्थितियां हैं वो बदल रही कि युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है, तो युवाओं को क्या संदेश रहेगा विशेष करके आप? मेरा तो साहब हाथ जोड़ के विनती है युवा से, आज की डेट में आप सही कह रहे हो कि युवा भटक रहा है, और इस डिजिटल युग में युवा बहुत भटक गया है। हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये लग रहा है कि 10-12 साल में तो युवा भटक चुका है। सबसे बड़ा यही है कि जो हमारा जो पहले दारू निकालते थे मवड़े का, वो तो हमारे अब बहुत कम हो गया। 100 में से कोई एक आधा घर निकालता होगा, लेकिन अब ये क्या जितना ये ठेका पड़ता हो गया, दारू आने चालू हो गया बाहर से, तो कई तरह के है नशेड़ी, तो इसमें खूब सारे नशे करने लगे हैं। सभी से ज़्यादा इसमें युवा ही फंस रहा है। तो मेरा युवा से तो निवेदन यही है कि इससे हट करके यहाँ तो पढ़ाई छोड़ चुका है, उसको तो अच्छे कहीं जा कर के बढ़िया रोजगार पे लग जाए, कहीं नौकरी कर ले,
ईमानदारी से रहे तो प्रोग्रेस मिलता, क्योंकि हमने भी बाहर नौकरी की, हम भी ईमानदार रहे तो हमें भी आज भगवान ने साथ दिया हो, प्रोग्रेस मिला है। तो मैं युवा से तो यही निवेदन करूँगा साहब, आप नशे पत्ते से दूर रहे। और आजकल हमारे ये एक गैंगे बन रही है, तो मेरा युवा से ये है कि गैंग अच्छे के लिए बनानी है, अपन को गैंग बनानी है, गैंग बंद नहीं करनी, आप गैंगे बनाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई किसी प्रकार का कोई दुख में है, उसका साथ दो, उसके साथ में सहयोग करो। दारू नहीं पी करके आप 20-30 रुपये बचा रहे हो, किसी को दुख में किसी के साथ में उसका सहयोग करो ताकि उसका आगे वाले का भला हो। मेरा तो युवा से ये निवेदन है कि आप इस रास्ते को छोड़ करके और सही पे आए और समाज की सेवा में रहे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है सरपंच साहब ने कि जिस प्रकार युवा वो गैंग के अंदर जिस प्रकार लूटपाट की या ये जैसी ऐसी वारदातें हैं उनसे हटके एक समाज के अंदर अच्छा संदेश दे कि जिस प्रकार पंचायत में कोई ऐसा विकास कार्य हो, चाहे पौधारोपण से लेके या विकास कार्य किसी प्रकार से सामाजिक तौर पे जो भी काम है उनमें अगर सहयोग करें, जिस प्रकार राजनेताओं का या यहाँ के लोगों का, तो जिस प्रकार उनका सहयोग भी ले सकते हैं। अगर टीम वर्क हो तो टीम से तो वो जाके किसी विधायक से भी कुछ ला के मांग सकते हैं, कोई पंचायत के लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक युवा टीम जाती है तो कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी एक सोचना पड़ता है। बिल्कुल साहब, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो और मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को कि आप अगर इंसान के नाते इंसान की सेवा करोगे तो साहब मालिक साथ ज़रूर देता है, भगवान हर समय रहता है, ऐसी बात नहीं है। मैं जब छोटा था तो मैं भी सिरोही पढ़ाई करता था, उस समय हॉस्पिटल में सुबह शाम साहब एक नाश्ता बांटने जाता था, फ्री में बांट के आते थे, लोग खुश होते थे। शायद उनका आशीर्वाद है तो ये आते हुए मैं सरपंच बना देता, मैं भी शायद मजदूरी करता गई। इसलिए मेरे तो युवा से ये निवेदन है साहब, आपके मार्फत से मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि साहब आप अच्छे काम में करें। बुरे समय बुरे किसी का बुरा अगर सोच के चलेंगे तो अपना आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अपन कानूनी जाल में फंस करके रह जाएंगे और अपने जीवन खत्म कर लोगे। तो सरपंच साहब, पंचायत वासियों ने आपको एक नई ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी दी और जिस प्रकार आपने भी जिस प्रकार ग्राम पंचायत में काफ़ी जिस प्रकार विकास को लेके चले, तो अपने क्षेत्रवासियों को और आपके पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो साहब मेरी तरफ से मेरी ग्राम पंचायत को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो मेरे सरपंच रहते हुए जो 5 साल में जो मैंने काम किए हैं, अगर वो मेरे काम अच्छे लगे तो आने वाले समय में फिर विचार करें। और मैंने अगर कोई काम में कमी रही हो, क्योंकि 5 साल में तो कमी निकलती नहीं, कमियां तो बहुत होती है ग्राम पंचायत में, कमी इतनी है कि साहब 5 साल में निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आने वाले अगर 5 साल भी मिल जाए तभी नहीं निकल पाती है, लेकिन कुछ फ़र्क नज़र आया हो तो लोग मेरी पंचायत के दोबारा विचार करें। और अगर कुछ कमी मेरे तरफ से अगर ज़्यादा ही कोई हो गई हो तो ठीक है, आपकी इच्छा है। ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत उपलावास के वर्तमान सरपंच, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में काफ़ी जिस प्रकार लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ मिला और इन्होंने विशेष करके युवाओं को एक संदेश दिया कि नशे पत्ते से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करें। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम होते हुए आप पधारे। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।